चलो हाँ बेटा, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभिषेक, लवीस, क्या हाल है बेटा? प्रिंस, छवि, रेहान, बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो बेटा, कल बात कर रहे थे बेटा, अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट अपन डिस्कस करे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसे शॉर्ट में पीई भी बोलते हैं बच्चों। आज इसे कंप्लीट करते हैं, फिर अपना क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आपने लिख रखी है, मैंने शॉर्ट में लिखी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे कंटिन्यू करते हैं इसे, क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अपन ने क्या कहा था बच्चों, कि जब कोई लाइट रेडिएशन क्या होती है, किसी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होती है, यानी आकर टकराती है, तो क्या होता है, जैसे नॉर्मल सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अपन क्या करते हैं, लाइट रेडिएशन से अगर कोलिजन करती है तो क्या होता है, मेटल वगैरह की सरफेस से हीट का रिलीजन होता नहीं होता, वैसे ही बच्चों, ठीक है, सेम टू सेम वही कैसे प्रैक्टिकली बात करें तो क्या करेंगे कि जब किसी मेटल की सरफेस से क्या होता है, लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होती है, तो मेटल की सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। क्लियर है? ये इस फिनोमिनन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? फोटो मतलब लाइट से बात कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, चार्ज पार्टिकल है, तो फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, चार्ज से रिलेटेड है, और इफेक्ट, तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इनको बोला जाता है बच्चों क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है बच्चों। क्लियर है? अब हमने क्या कहा था, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के मेटल की सरफेस से, ये जैसे कोई मेटल है, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से रिलीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन बोला जाता है। क्योंकि हमें पता है इस मेटल के अंदर जो एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड फॉर्म में है या नहीं है बच्चों। तो हमें पता है वहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कुछ एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री होगा, तभी तो क्या होगा, उसे छोड़कर जा सकता है बच्चों। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या करेंगे, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, उसके रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी, उसको अपन ने क्या कहा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। और ये जो वर्क फंक्शन है, ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, मेटल की नेचर पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? क्योंकि डिफरेंट मेटल के लिए हमें पता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। अगर डिफरेंट मेटल के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी बेटा। क्लियर है? जैसे मैंने कहा 10 बच्चों के हाथ में मान लो कोई स्टिक पकड़ी है बेटा, उन्होंने कोई स्टिक पकड़ी है, मुझे सबसे स्टिक छुड़ानी है, तो क्या होगा बच्चों, सभी के थ्रू स्टिक छुड़ाने के लिए मुझे सभी के लिए इक्वल एनर्जी लगानी पड़ेगी क्या, नहीं, किसी बच्चे की पावर ज्यादा है, क्या होगा, किसी बच्चे की पावर कम है, जैसे प्रिंस और छवि जैसे तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो लटक जाएंगे कि पर छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। तो कहने का मतलब क्या है, सभी बच्चों के रेस्पेक्ट में जैसे मुझे अलग अलग एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, वैसे ही डिफरेंट मेटल के लिए क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए डिफरेंट एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो सभी का वर्क फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेटल डिफरेंट तो वर्क फंक्शन डिफरेंट, ये डिफरेंट तो ये डिफरेंट, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक चेंज होने पर दूसरा भी अगर चेंज हो रहा है, मतलब दूसरे वाला पहले पे डिपेंड करता है, यस और नो। तो वर्क फंक्शन क्या करेगा, मेटल की नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलो बेटा, यहां तक ये पॉइंट अपने नोट किया था, याद है ना। चलो इसके आगे बात करते हैं बच्चों। अब क्या कहेंगे, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल से समझाया था बच्चों, सपोज करो ये जो लाइट आ रही है, एनर्जी आ रही है, इसकी मान लो वैल्यू है 10 किलो जूल है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए मान लो 2 किलो जूल वेस्ट हो रही है, इतनी तो यहाँ खर्च हो गई। क्लियर है? अब एक बात कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़कर जाएगा, कब जाएगा, जब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो, यस और नो। अरे काइनेटिक एनर्जी है तभी तो ये मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, सरफेस को छोड़कर दूर जा सकता है। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी बच्चों, ये जो एनर्जी आ रही थी, ये टोटल एनर्जी और जितनी खर्च हो गई, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, बाकी कहां चली जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी, यस और नो। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान है, इसी पर बच्चों क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला बनता है सबसे ज्यादा, क्या, द एनर्जी डिफरेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ट्रांसफर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला है, इंसिडेंट लाइट है, आकर टकराने वाली एनर्जी, आकर टकराने वाली लाइट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वही तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सरफेस को छोड़कर मूव करेगा। बेटा बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहाँ से बेटा अपन क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, E - E0, यस और नो।
अरे काइनेटिक एनर्जी ई माइनस ई नोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। ई का मतलब क्या? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। ई नोट क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। सभी का मीनिंग मैं लिखा दूंगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। तो यहां से क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E किस जगह क्या लिखूंगा? एच न्यू। और ई नोट किस जगह क्या लिखूंगा? एच न्यू नॉट। मैंने क्या कहा था? नॉट मतलब थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इसका मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं? एच को कॉमन ले ले तो न्यू माइनस न्यू नॉट। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? ठीक है बेटा। अब हमें पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा होता है या नहीं होता? न्यू इक्वल टू हमें पता है बच्चों सी अपॉन लेमडा। यस और नो? न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। और यहां पर क्या कर सकते हैं? एच सी अपॉन लेमडा नॉट। क्योंकि मैंने क्या कहा था? एच और सी तो फिक्स वैल्यू है, ये तो हमें पता है कांस्टेंट है, ये तो फिक्स रहेगी। लेकिन न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, उसके रेस्पेक्ट में लेमडा न्यू नॉट वाला, न्यू फ्रीक्वेंसी उसके रेस्पेक्ट में लेमडा भी ओनली लेमडा। क्लियर है? ठीक है बच्चों। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी को कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा? 1/λ अपॉन 1/λ नॉट। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ये क्या करेगा? हाफ mv² होता ही है, ये हमें ध्यान है बच्चों। यस और नो? क्लियर है? यहाँ तक को डाउट बच्चों? क्लियर है? चलो वो स्टेटमेंट लिखो जो मैंने बोला था। लिखो, द एनर्जी डिफरेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट, the energy difference of incident light, the energy difference of incident light, the energy difference of incident light and threshold energy, the energy difference of incident light, the energy difference of incident light and threshold energy is a transfer as kinetic energy of photoelectron. The energy difference of incident light and threshold energy is transfer as kinetic energy of photoelectron. ये क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों। लिख नोट। चलो बेटा इनका मीनिंग लिख लो। लिखो, K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एक काम करो एक साथ ही लिखा दूं क्या? के ई कोमा एम एंड वी
काइनेटिक एनर्जी कॉमा मास एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक साथ लिख लो तीनों को। काइनेटिक एनर्जी m एंड v इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कॉमा मास एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। चलिए चलो फिर लिखो बेटा E कॉमा न्यू एंड लेमडा। एक साथ लिखा रहा हूं मैं तो टाइम पास के लिए 10 जगह लिखने के बजाय। E न्यू एंड लेमडा इक्वल टू लिखो एनर्जी कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। एनर्जी, 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 फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट लिख लिया। चलो फिर लिखो बेटा ई नॉट कॉमा न्यू नॉट एंड लेमडा नॉट। ई नॉट, न्यू नॉट एंड लेमडा नॉट इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉमा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉमा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देख लिया। चलो और क्या बच गया इसमें, H इक्वल टू वही प्लैंक कांस्टेंट, H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख लेना, पीछे लिखाया हुआ मैंने प्लैंक थ्योरी में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू बच्चों दी नहीं जाएगी, आपको ध्यान रहना चाहिए, ध्यान रखना फिक्स वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लिख लिए। चलो बच्चों देखो इस कॉन्सेप्ट पर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनते हैं बेटा, देखो कैसे बनते हैं समझना। पहले एक सिंपल सी मैथमेटिक्स समझो बच्चों। एक बात बताओ, सपोज करो किसी मेटल का वर्क फंक्शन 20 किलो जूल है। मैंने क्या कहा, किसी मेटल का वर्क फंक्शन कितना है बेटा, 20 किलो जूल है। ये बताओ इसका मतलब क्या है। मैंने बोला है किसी मेटल का वर्क फंक्शन 20 किलो जूल है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होगी, 20 किलो जूल तो यहां खर्च होगी। बात को समझ रहे हो ना। क्या कहा, के ई एम वी वाला दोबारा बताओ। के ई क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। एम क्या है, मास, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। के ई एम एंड वी इन तीनों का मतलब क्या है, मैंने एक साथ लिखा है, काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा, यस और नो। छवि अब बात ठीक है, यस और नो, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या कहेंगे, मैंने क्या कहा बच्चों, इस बात का समझना। 2 बच्चों देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनते हैं, आप रटोगे तो कंफ्यूज होगे, लेकिन थोड़ा सा समझ के करना सिंपल वे में। कैसे बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 20 किलो जूल। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री करने के लिए, रिलीज करने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होगी, 20 किलो जूल खर्च होगी। क्लियर है। अब ये बताओ, अगर आने वाली जो इंसिडेंट लाइट है इसकी एनर्जी 10 किलो जूल है, तो ये बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस पॉसिबल है क्या, यस और नो। नो बेटा, मैंने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ही क्या है कि एनर्जी आती है मेटल की सरफेस से कोलिजन करती है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करती है और उसे सरफेस से रिलीज कर देती है, यस और नो।
ये कब पॉसिबल है? जब क्या होगा, कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हो और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रांसफर हो जाए। यस और नो? इसका मतलब एक बात तो श्योर है। अब मैं क्या कहूंगा, आने वाली एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जैसे मैंने क्या कहा था, मैंने किसी एक बच्चे को कुछ पैसे दिए, फिर मैंने कहा बेटा थोड़े पैसे अपने पास रखकर, तुम्हारे जितने थे उतने तुम रख लो, बाकी आगे वाले बच्चे को ट्रांसफर कर देना। वो आगे वाले को ट्रांसफर कब करेगा? जब खुद को जितने पैसे चाहिए थे वो पूरे हो। यस और नो? बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये बताओ, आने वाली एनर्जी अगर इसके बराबर है या इससे कम है, तो ये बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस कंप्लीट होगा क्या? नहीं बच्चों, हमें पता है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या होगी, 20 से ज्यादा होगी, 20 से ज्यादा, 30 40 जो भी हो, 20 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, कुछ एनर्जी यहाँ पर खर्च हो जाएगी, बाकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रांसफर होगी। यस और नो? इसका मतलब एक बात तो श्योर है, ये प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या होनी चाहिए? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। यस और नो? अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। रिलेशन क्या पूछेगा बेटा? देखो दो रिलेशन पूछता है, समझना इस बात को। एक तो पूछेगा न्यू एंड न्यू नोट का रिलेशन क्या है, मैंने क्या कहा, न्यू और न्यू नोट का रिलेशन क्या है। एक पूछेगा लेमडा और लेमडा नोट का रिलेशन क्या है। क्लियर है? अब न्यू का मतलब हमें पता है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? ठीक है। लेमडा क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बच्चों, जो इंसिडेंट लाइट है या थ्रेशोल्ड वाली है, इंसिडेंट लाइट वाली, इंसिडेंट लाइट एनर्जी है उसकी वेवलेंथ, और ये लेमडा नोट वाला कौन सा है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसकी वेवलेंथ। क्लियर है? अब हमें पता है मेटल की सरफेस पर जितनी एनर्जी खर्च होगी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी उससे तो ज्यादा होनी चाहिए ना। इसका मतलब अगर इंसिडेंट एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। यस और नो? तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। यस और नो? क्लियर है? और यही रिलेशन क्या हो जाएगा वेवलेंथ का? यस और नो? नो बेटा, इनवर्स होगा, क्योंकि हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इनवर्स देख सकते हो। हमें पता है अगर इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तो इंसिडेंट एनर्जी की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब आपको ऑप्शन देके बोलेगा विच इज ट्रू फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मेरा स्टेटमेंट सुनना बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। For photoelectric effect, the frequency of incident light should be greater than threshold frequency and the wavelength of incident light should be less than threshold wavelength। समझ में आ गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होने के लिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। इसका रीजन क्या बेटा? समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा स्टार मार्क करके, लिखो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट the frequency of incident light, the frequency of incident light should be greater than threshold frequency, the frequency of incident light should be greater than threshold frequency, and the wavelength of incident light and the wavelength of incident light should be less than threshold wavelength। ठीक है? वो रिलेशन लिख लो बेटा, सीधा ऑप्शन अगर दिया जाए शॉर्ट में, न्यू और लेमडा का रिलेशन जो हमने लिखा है।
वो रिलेशन लिख लो न्यू और लेमडा का जो मैंने बोला है। चलिए चलो बेटा देखो बच्चों क्या करना है, समझना है इस चीज को। एक बेटा देखो क्या कहेंगे, ये तो ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। द नंबर ऑफ एमिटेड, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है किस पे डिपेंड करेगा, और जो बात करें जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी। दो क्वेश्चन और बनते हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, समझना क्या स्टेटमेंट क्या आता है। द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या कहा, अरे कितने फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, क्या जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं, हमें पता है लाइट पार्टिकल है क्या है, मिलियन बिलियन फोटोन से मिलकर बने होते नहीं होते, होते हैं बेटा। एक तो अपन जनवरी फरवरी की जो लाइट है बेटा, मान लो फिक्स टाइम अपने पर्टिकुलर टाइम पर अपन स्टडी करें, मान लो 12 PM पर करें, दोपहर के टाइम जो मिड पॉइंट होता है इस टाइम अपन स्टडी करें, तो एक तो बच्चों क्या है, मान लो जनवरी फरवरी की जो सनलाइट है एग्जैक्ट 12 PM की, नून टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। एक क्या करेंगे, जून जुलाई वाले जो 12 PM वाली लाइट है बेटा, ये बताओ लाइटिंग जून जुलाई वाली कंडीशन में ज्यादा होती नहीं होती, होती है बेटा। इसका रीजन क्या है, पहली बात तो हमें पता है बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, लाइटिंग ज्यादा होने का पर्पस क्या है एक्चुअल में, एक तो एंगल तो होता ही होता है, एक एंगल पर्टिकुलर एंगल पर क्या होता है, ज्यादा फोटो पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी लाइट पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, और ज्यादा पार्टिकल्स कोलिजन करते हैं तो क्या होता है, सीधी सी बात है, पर्टिकुलर टाइम पर ज्यादा पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं तो हमें पता है उसकी ब्राइटनेस भी क्या होती है, ज्यादा होती है बच्चों। क्लियर है, तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, सनलाइट में ये लाइटिंग का रीजन क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन से जितनी ज्यादा लाइटिंग है, इसका मतलब हमें पता है एनर्जी पार्टिकल्स यानी फोटोन का नंबर उतना ही ज्यादा है बच्चों। क्लियर है, और जितने ज्यादा फोटोन अगर सरफेस से कोलिजन करेंगे तो सीधी सी बात है उतने ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा या नहीं होगा। सपोज करो एक फोटो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करके क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर रहा है, तो नंबर ऑफ, अगर मान लो फोटोन्स ज्यादा कोलिजन करेंगे तो हमें पता है ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करके ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या नहीं होगा, होगा बेटा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्लियर है, तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ज्यादा एनर्जी बंडल्स आ रहे हैं, ज्यादा एनर्जी बंडल्स आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यहां से रिलीज होंगे। क्लियर है, एक मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करें बच्चों, देखो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। क्या, अगर मान लो सपोज करो बेटा, ये तो मान लो फिक्स वैल्यू है किसी मेटल के रेस्पेक्ट में, मान लो इसकी वैल्यू तो फिक्स है न्यू नॉट की, अब क्या करेंगे, न्यू अगर ज्यादा होगा तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं होगी। अरे सपोज करो इसकी वैल्यू फिक्स है, मान लो इसकी वैल्यू फिक्स है, मान लो इसको मैंने 10 फिक्स कर दिया, यस और नो, इसको मैंने 10 फिक्स कर दिया, इसको मान लो मैंने 20 फिक्स कर दिया बच्चों, क्योंकि ये तो किसी सेम मेटल के रेस्पेक्ट में एच न्यू नोट तो फिक्स है बच्चों। ठीक है, अब मान लो वेरिएशन किस में हो रहा है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। मान लो पहले इसकी वैल्यू है, मान लो बेटा 40 है, ये 40 है, तो देखो बेटा डिफरेंस क्या आएगा, 40 - 20 यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 200 आ गया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब मान लो न्यू को मैं बढ़ाकर बेटा 40 से 60 कर दूं, तो 60 - 20 कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 400। तो कहने का मतलब है न्यू की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ज्यादा हुई या नहीं हुई, हुई बेटा। तो क्या कहेंगे, द काइनेटिक एनर्जी, और सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, क्या वर्क फंक्शन तो मेटल किसी मेटल के रेस्पेक्ट में फिक्स होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। क्या, अगर मान लो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी अगर 40 किलो जूल थी तो क्या होगा, 20 यहाँ खर्च हो जाएगा, बाकी 20 क्या होगा, इसके साथ ट्रांसफर होगी, यस और नो। अगर मान लो इसको मैं 40 से 80 किलो जूल कर दूं तो ये वैल्यू तो फिक्स है या नहीं है, ये 20 तो फिक्स है, तो अब कितनी ट्रांसफर होगी, 60 किलो जूल ट्रांसफर होगी। इसका मतलब है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, यस और नो। और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो एनर्जी अपने आप ज्यादा होगी, यस और नो। तो अपन क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट and the kinetic energy of photoelectron depends on frequency of incident light, yes or no। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर है, लिखो बेटा स्टामा करके लिखो, लिखो the number of emitted photoelectrons, the number of emitted photoelectrons, the number of emitted photoelectrons, the number of emitted photoelectrons
द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन intensity of light. The number of emitted photoelectron depends on intensity of light. Depends on intensity of light and the kinetic energy of photoelectron and the kinetic energy of photoelectron depends on frequency of incident light. Depends on intensity of क्या कहा? द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो कौन किस पे डिपेंड करेगा बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चों कई बार क्या करें मेडिकल में तो चलो सिर्फ इतना ही काम मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये और वो। जेई में क्या करता है, इसके लिए एक अलग वर्ड यूज कर लेता है बेटा, ये जो वी है वी बराबर इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल देता है कई बार। क्या बोल देता है बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जरूर लिख लेना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी इसकी वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए इलेक्ट्रॉन की तो एक जगह स्टॉप होगा या नहीं होगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसकी एनर्जी कितनी हो जाए फाइनली क्या हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कितनी एनर्जी देने पर क्या होगा, अपोजिशन में कितनी एनर्जी देगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी से डिनोट किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं पर ये वर्ड आ जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वी को ही बोलते हैं यहाँ पर। चलो बेटा बात समझ में आ गई क्या? चलो तो ये अपने बात किया बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। समथिंग बेटा शायद 1.5 पेज होगा मैक्सिमम शायद, या फिर 2 पेज से ज्यादा तो नहीं होगा किसी भी हाल में। इस 1.5 पेज में मैंने सब कुछ करवा दिया है मैक्सिमम। बच्चों सब कुछ कर सकते हो 99%, हर कॉन्सेप्ट जहाँ पर क्वेश्चन बनता है हर फॉर्मूला मैंने करवा दिया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? यस और नो? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की, अपना चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं। कितने बच्चे जिन्होंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लिया क्वेश्चन बैंक? छवि, प्रिंस, रेहान, अभिषेक, लविश। तुम लोगों को तो कल मैंने दूसरा दिया था, पहले वाला तो पूरा कर लिया था क्या? वो नहीं थे, कोई बात नहीं, वो तुमने पढ़ा नहीं ना, वो पावली उन्होंने ने अलग से पढ़ाया था, तुमने क्लास नहीं ली थी, कोई दिक्कत नहीं। वो नोट्स तो जेरोक्स करवा लिए क्या? कॉपी करवा ली? तो आज सैटरडे ना, तो कल मैं सर से टाइम दिला दूंगा तुझे सुबह, अभी जाते हो मुझसे मिल के जाना है। चलो लगभग सारे कर लिए, वेरी गुड। अभी कर लिए ना? हाँ बेटा बिल्कुल, वो होता है ना अवेलेबिलिटी परसेंटेज, अवेलेबिलिटी इन नेचर, उसी को बोलते हैं बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अभिषेक तुमने कितना किया बेटा कल जो नया दिया था तुम्हें? 2 एक्सरसाइज कर ली, वेरी गुड। तुमने लविश कितना किया कल वाले में? चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन बैंक दो एक। अभिषेक चलो तुम लविश के पास बैठ जाओ, आगे आओ। चलो बेटा छवि, प्रिंस, रेहान तुम भी अपना क्वेश्चन बैंक निकालो। जो डाउट आए मुझे पूछना, क्वेश्चन नंबर मैं बोलूंगा, जो भी डाउट आए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना कि सर ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चैप्टर इसमें समराइज करवा दूंगा, इसमें क्या है कैसे क्या है। ठीक है, और एक काम करना बच्चों, अपनी फेयर कॉपी साथ रखना। जो मान लो जैसे आपसे रूल्स फॉर फील्ड द सबसे लिखाया है और क्वांटम नंबर आपको बताए हैं और ऑर्बिटल के बारे में बताया है, मैक्सिमम चीजें सर ने आपको बता दी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज अगर ऐसी आ जाए कि सर हमें ये नहीं बताया था, वो मैं नोट लगा के लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। समझ में आ गया? क्लियर है? या सर ने जहां आपको पढ़ाया था उसके लास्ट में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बात समझ में आ गई क्या? प्रिंस, छवि, रेहान अपनी फेयर कॉपी और पेन पास में रखना। कोई स्टेटमेंट ऐसा आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। चलो और कुछ? चलो
चलो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा दो चीजें हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या कहा था, जो अपने लिखा है J इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यस और नो। ठीक है, अपन ने क्या लिखा था बेटा, एक तो होता है एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, ये तो होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक तो होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम है, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करता है क्या, नहीं, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, नहीं करता, करता है बच्चों। तो बार बार जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है इसके रेस्पेक्ट में मोमेंटम होगा, वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है? ठीक है, एक होता है बच्चों क्या, आपने सर ने बताया होगा जो क्वांटम नंबर पढ़ाया उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यस और नो, क्या बताया है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये खासकर ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, याद रखना। एक तो होता है ओनली एंगुलर मोमेंटम यानी जे, ये तो क्या होता है, एन के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या करता है बच्चों, ये नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, एल के रेस्पेक्ट में डिसाइड होता है, जो सेकंड क्वांटम नंबर होती है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके रेस्पेक्ट में डिसाइड होता है ऑर्बिटल। क्योंकि हमें पता है बाद में जाके ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अरे ऑर्बिटल के अंदर भी क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, नहीं करता, अरे साइक्लिंग करता है, नहीं करता, करता है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा, ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में, ऑर्बिटल के अंदर जो उसका एंगुलर मोमेंटम उसको बोला गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल ब्रैकेट एल प्लस 1 का रूट और एच अपॉन 2 पाई। बात समझ में आई क्या, ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर लिख रखा है तो ठीक है बेटा, नहीं लिख रहा है तो नोट लगा के ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं बेटा एन ब्रैकेट एन प्लस 2। अरे 2-3 फॉर्मूले लिखाए हैं क्या, 2-3 फॉर्मूले लिखाए हैं क्या, यस और नो? चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, काम करो, जहां तक आप सर ने आपको करवाया या फिर कोई दिक्कत नहीं है, नोट लगा के मैं लिखा देता हूँ सीक्वेंस से, कोई बात नहीं है, जो एक्स्ट्रा चीज है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखो, लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लिए? चलो ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे चलिए, चलिए क्या, ठीक है। फिर लिखो नंबर 2 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लिए? उसमें ये फॉर्मूला लिख लो। और हमें पता है बच्चों जो h/2 पाई होता है, h/2 पाई किसके बराबर होता है बेटा, हैश के बराबर होता है या नहीं होता? तो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एल ब्रैकेट एल प्लस 1 का रूट और हैश, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, चलिए ठीक है। एक और लिखो नंबर 3 स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर जो स्पिन करता है बच्चों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये तो आपने देख लिया होगा। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है? उसके रेस्पेक्ट में जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफाइन करते हैं, उसे बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है बच्चों, देखो इसको मैं लिख रहा हूं JS से, मतलब एंगुलर मोमेंटम स्पिन क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम बाकी कुछ नहीं है। एल की जगह क्या करते हैं, एस करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। एस ब्रैकेट एस प्लस 1 है और h/2 पाई।
एस ब्रैकेट एस प्लस 1 का अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, चलो एक बात बताओ, एक आपको फॉर्मूला बताया गया टोटल नंबर ऑफ स्पिन, टोटल नंबर ऑफ स्पिन ऐसा कुछ बताया गया पाउली प्रिंसिपल में, टोटल नंबर ऑफ स्पिन कितने होंगे ऐसा कुछ बताया गया, क्या फॉर्मूला है? टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्या होगा छवि, क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्वेश्चन बनता है बेटा ये पाउली रूल में, कोई बात नहीं, कर रखा तो ठीक है, नहीं कर रखा तो बेटा नोट कर लेना। क्या टोटल नंबर ऑफ स्पिन, टोटल नंबर ऑफ स्पिन इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर है उसका क्या करते हैं हाफ करते हैं। बच्चा कहेगा सर हाफ क्यों करते हैं? हाफ इसलिए करते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि हमें पता है अनपेड है तो वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना स्पिन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्पिन कैसे करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर का हाफ करते हैं बच्चों। ठीक है, ये नोट कर लो, कोई बात नहीं, लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए चलो एक चीज और लिख लेना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया गया, ये पीरियड टेबल में भी काम आता है, एटॉमिक में कई बार पूछ लेता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लिए, एरो लगा के लिख लो, म्यू इक्वल टू होता है बच्चों एन ब्रैकेट एन प्लस 2 इसका अंडर रूट, म्यू इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 2 का अंडर रूट, क्लियर है? चलो म्यू लिखो, म्यू यहाँ पर सिंबल है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। चलो मैग्नेटिक मोमेंट, और इसके नीचे लिख लेना यूनिट, यूनिट बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन बीएम, फिजिक्स में भी आएगा बच्चों ये, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इसकी यूनिट क्या होती है बोर मैग्नेटॉन, क्लियर है? एन इक्वल टू लिखो बेटा n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है? ठीक है, और ये ध्यान रखना बेटा, ये ट्रिक अपनी स्टाइल में याद रखना, क्या म्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा n होगा, म्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा n होगा बच्चों। कैसे बच्चों? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में म्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आएगी उतनी ही आएगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो प्रैक्टिकली समझ सकते हो बेटा कैसे, n की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 देखो 1 ब्रैकेट 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी √3 कितना होता है 1.732, यस और नो? n की वैल्यू 1 थी, म्यू भी क्या आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है बच्चों। अगर n की वैल्यू 2 पुट करे तो 2 ब्रैकेट 2 + 2 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 8, 8 का अंडर रूट कितना हो गया बेटा 9 होता तो अंडर रूट 3 होता, लेकिन 8 है तो अंडर रूट कितना हो गया 2.8 के समथिंग हो गया, नहीं हो गया? n की वैल्यू 2 है तो म्यू भी क्या हो जाएगा
2 पॉइंट समथिंग, यस और नो। n की वैल्यू आप 3 कर सकते हो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 15। हमें पता है बच्चों अगर 16 होता तो अंडर रूट कितना आ जाता 4 आ जाता, लेकिन 15 है तो क्या हो गया 3 पॉइंट समथिंग होगा नहीं होगा। n 3 है तो म्यू क्या आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यस और नो। तो आपके पास टाइम कम है बेटा, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या अनपेड इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा, यस और नो। चलो ये चीज ध्यान रखना। अरे बात समझ में आ गई क्या? चलो एक दो चीजें बेटा और थोड़ा सा ध्यान रखना। नोट्स की पीडीएफ क्या, एक काम करना बेटा, देखो नोट्स की पीडीएफ की जरूरत तो नहीं है, एक काम करना नोट्स की पीडीएफ तो वैसे मैंने कई सारे पेज में ये करवा रखा है। आपको क्या करना है अपने यूट्यूब चैनल पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर अपलोड है बेटा, ठीक है। चलो एक काम करना, ये करूंगा मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं लिंक व्हाट्सअप कर दूंगा मैं आज जाके अपने ग्रुप में। बात समझ में आ रही है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं लिंक व्हाट्सअप करूंगा मैं, और उसमें भी पूरे चैप्टर का कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा चैप्टर समझ में आए तो वैसे कर देना, और जो मैं पूरी प्लेलिस्ट है जो 10-12 लेक्चर में मैंने लास्ट ईयर टारगेट के बच्चों को करवाया था बेटा, उसमें पूरी जो उसमें सारा आ जाएगा। जैसे लिंक पे आप क्लिक करोगे लेक्चर वाइज सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें लेक्चर वाइज सारा आ जाएगा, तो उस लेक्चर वाइज में आपको क्या करना है समथिंग 8-9 नंबर का जो लेक्चर है वो आप देख लेना। उसमें क्वांटम नंबर वाला रूल्स फॉर फील्ड सबसेल सब कुछ मैंने बता रखा है। बात समझ में आई क्या? तो वो जरूर कर लेना, क्लियर है। चलो एक दो चीजें और ध्यान रखना। नंबर 6 बेटा देखो, ये बताओ मैंने ऐसा कुछ लिखा है, मैंने ऐसा कुछ लिखा है, ये बताओ इसका मतलब क्या है। मैंने सिर्फ ये लिखा 2px, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हो क्या? n2, ठीक है बेटा, बिल्कुल बेटा बात सही है। ध्यान रखना यहाँ जो नंबर होता है वो क्या करता है बच्चों, सेल और ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये जो p है, ये जो p है ये क्या कर रहा है बच्चों, ये सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये जो x है ये इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। और ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फील किए गए हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। इसका मतलब सेकंड सेल है, p सब सेल है उसका, सेकंड सेल में हमें पता है 2s भी आता है 2p भी आता है, यस और नो। तो सेकंड सेल है तो उसमें p वाला सब सेल है, p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, px py pz, यस और नो। तो pz px py pz में से कौन से में इलेक्ट्रॉन है, px में है। px में हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। एक चीज बेटा और ध्यान रखना, ऐसा लिखा जाएगा साई xyz, मेरा मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों? देखो साई xyz कई जगह आपको बाय द वे ऐसा लिखा जाए तो ध्यान रखना, साई का मतलब तो क्या होता है हमें पता है, ये तो वेव फंक्शन है, यस और नो। अरे साई तो क्या है बेटा, वेव फंक्शन है, किसी वेव की एग्जिस्टेंस को बता रहा है। अब देखो वेव की एग्जिस्टेंस को बता रहा है, हमें पता वेव किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को शो कर रहा है ये। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इसके साथ में ये जो डाटा है बच्चों वो शो करेगा। पहला वाला डाटा क्या होगा, n के साथ होगा, इसका मतलब है पहले वाली वैल्यू किसकी होगी, n की होगी बेटा। दूसरे वाली वैल्यू किसकी होगी, l की। तीसरे वाली वैल्यू क्या होगी, m की होगी। समझ में आ रहा है, साई xyz, साई के साथ आपको 3 डिजिट लिख के देगा तो समझ जाना पहले वाली वैल्यू किसकी होगी, n की, दूसरी किसकी होगी, l की, तीसरी क्या होगी, m की होगी बच्चों, क्लियर है। क्वांटम नंबर का यूज क्या है, क्वांटम नंबर क्या करता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिखूं, मैंने ये लिखा है साई 210, साई 210, इसके अकॉर्डिंग बात करें बेटा तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन देखो, इसका मतलब साई मतलब वेव फंक्शन है, किसी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को बता रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 210, 2 n की वैल्यू, पहली वैल्यू किसकी होगी, n की, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 2, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी बेटा, l की। l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए। मैंने क्या कहा, s p d f, s के लिए 0 0 से स्टार्ट कर देना, 0 1, यानी l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए होती है, यस और नो। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, हमें पता है l की वैल्यू 1 है, अगर l की वैल्यू 1 आ गई तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1, यस और नो। अगर l की वैल्यू जो भी है, m की वैल्यू क्या होती है,
माइनस एल से जीरो, जीरो से फिर प्लस एल तक होती है, यस और नो। ठीक है, अब एल की वैल्यू अगर 1 आ गई तो एम की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1 0 और +1। समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, ऐसे तो क्या हो सकता है बच्चों, ये जीरो तीनों में से किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक अगर फिक्स करे तो ध्यान रखना जेड वाला हमेशा बीच में होगा। मैं क्या कह रहा हूं, वैसे तो इंटरचेंज हो सकता है, कई बार ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी। जो एम की वैल्यू जीरो होती है वो हमेशा किसके लिए होगी, जेड वाले के लिए। बाकी इधर उधर वाले इंटरचेंज हो सकते हैं, कैसे, जैसे हम ये करें कि जैसे पी एक्स पी जेड पी वाई, मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है, यानी पी एक्स पी जेड और पी वाई। अगर सीक्वेंस से हम बोले तो ऐसे बोला जाता है, क्या इसका मतलब m की वैल्यू -1 है तो समझ जाना पी एक्स की बात कर रहा है, m की वैल्यू 0 मतलब पी जेड की बात कर रहा है, m की वैल्यू +1 है तो ये पी वाई की बात कर रहा है। हाँ, ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है, m की वैल्यू -1 से +1 तक या +1 से -1 तक भी बोल सकते हैं, जैसे ये +1 0 और -1 भी पॉसिबल है। कुछ नहीं बोले तो इस सीक्वेंस से चलते हैं मिनिमम से मैक्सिमम तक, लेकिन जेड वाला हमेशा बीच में लेना, ये ध्यान रखना। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो नॉर्मली जो ग्राफ का रूल होता है बच्चों, हमेशा उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। कैसे, अगर हमें फिक्स करना हो तो कैसे, नॉर्मल हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, ये कौन सी एक्स होती है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी होती है वाई, और इनके बीच में क्या होता है, परपेंडिकुलर वाली Z। वैसे तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कह रहे तो ये बीच वाले क्या होती है, Z से शो करते हैं। बस इसी रूल के अकॉर्डिंग जो बीच वाला ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, Z वाले को कंसीडर किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है। तो क्या कहूंगा, अब m की वैल्यू 0 आ रही है, मुझे पता है p सबसेल है, p सबसेल है, तो क्या करूंगा बच्चों, p के अंदर m की वैल्यू 3 टाइप की पॉसिबल है, -1 0 और +1। और हमें पता है m की थर्ड वैल्यू m की है, ये 0 है, 0 वाली किसके लिए है, px के लिए, py के लिए, pz के लिए, बीच वाली 2pz। एक हमें आंसर देना हो तो 2pz। समझ में आ रहा है, क्लियर है। प्रिंस, छवि, रेहान, मैंने ये दो चीजें बताई है बेटा, समझ में तो आएगा मेरा कहने का मतलब क्या है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ठीक है बेटा, ऐसा ऐसा नोट कर लो, ये ऐसा कैसा, और आपको व्हाट्सएप पे आज लिंक सेंड करूंगा बेटा मैं, वो देख लेना सारे। वैसे तो मैक्सिमम डाउट आपके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा सीक्वेंस एक बार वापस देख लोगे, एक एक एग्जांपल मैंने प्रूफ कर करके बताया, जो मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये फॉर्मूले लिखाए थे ना, विद एग्जांपल एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, वो एक बार जरूर देखना। बिल्कुल, वो शायद मिस प्रिंट हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं। बस तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगले संडे को लगा देंगे, ठीक है। अगले संडे को मेंटली प्रिपेयर रहना, टेस्ट लगा देंगे, ठीक है बेटा। चलो, ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। चलो बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, ये तो ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। बच्चों एक बात देख, क्वांटम नंबर के बारे में मैं 2-3 चीजें आपको बता रहा हूँ बच्चों। ये बताओ क्वांटम नंबर का यूज क्या है, क्वांटम नंबर का यूज क्या है, क्वांटम नंबर का यूज क्या है, क्वांटम नंबर का यूज क्या है बेटा, क्वांटम नंबर का यूज क्या है, बिल्कुल, वेरी गुड। क्या कहेंगे, द डिजिट्स और नंबर्स विच आर हेल्पफुल टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कॉल्ड एज ए
क्वांटम नंबर। बात समझ में आई क्या? क्वांटम नंबर क्या है? एक डिजिट है बच्चों, नंबर्स है, वो क्या करती है, यानी इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे डाटा लिखा था 210, कुछ नहीं बोला, इन डिजिट की हेल्प से हमारे पास क्या पता चल गया, हमें पता चल गया बच्चों एन की वैल्यू कितनी है 2, यानी इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, यस और नो। एल की वैल्यू 1 आ रही थी, मतलब पता चल गया कौन से सब सेल में है, यानी पी सब सेल में है। और एम की वैल्यू 0, मतलब पता चल गया कौन से ऑर्बिटल में, पी जेड वाले में है। समझ में आ गया? ठीक है। और एस और पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी बता देता है, यस और नो। तो ये ध्यान रखना, वो डिजिट्स और नंबर जो क्या करते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? ओके, चलो बेटा लिख लो एक स्टेटमेंट, द डिजिट्स और नंबर्स, the digits or numbers, the digits or numbers, the digits or numbers which are helpful, the digits or numbers which are helpful, the digits or numbers which are helpful for represent, the digits or numbers which are helpful for represent the position of electron, the digits or numbers which are helpful to represent the position of electron in an atom called as quantum numbers. called as quantum numbers. चलिए चलिए बेटा, चलो अब नॉर्मली हमें पता है बच्चों, क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं कि क्वांटम नंबर जो होता है बच्चों, ये अपने कहा है, जैसे क्वांटम नंबर हमें पता है कितने टाइप के होते हैं बच्चों, ये अरे 4 टाइप के होते ही नहीं होते। सबसे पहला तो कौन सा होता है बच्चों, हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यस और नो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, एन। क्लियर है? सेकंड नंबर पे क्या होता है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, एल होता है, यस और नो। ठीक है। एक होता है बेटा कौन सा, नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, एम और एम एल। ये ध्यान रखना बच्चों, ये सिंबल कई जगह आपको ही मिलेगा। ठीक है, एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एम एल भी बोल देते हैं। एक कौन सा होता है बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या होता है, एस, या फिर इसे एम एस से भी लिख देगा बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर है? अब बच्चों देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं एटम के अंदर पहले क्या होता है, सेल, सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सब सेल, सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। काम खत्म। इसी सीक्वेंस से आपको ध्यान रखना है, क्या सबसे पहले क्या होता है, सेल, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस से। ठीक है, सीक्वेंस से आपको दिमाग में कैसे सेट रखना है, एनएलएमएस, एनएलएमएस तो सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। काम खत्म सीक्वेंस से। क्लियर है? आपसे बोले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल ऑर्बिट को। नेक्स्ट वाला क्या, उसके अंदर क्या है बच्चों, सेल के अंदर सब सेल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, सब सेल को। काम खत्म। सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल, तो नेक्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट कर देगा बेटा, ऑर्बिटल को। और लास्ट वाला क्या करेगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। काम खत्म, यस और नो। ये लिख लो बेटा, ये ध्यान रखना, कौन सा क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जरूर ध्यान रखना थोड़ा सा। जल्दी करो। प्रिंस, छवि, रेहान, बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? छवि, प्रिंस, रेहान, अभिषेक, लविश, बात समझ में आ रही है बेटा?
चलो यहां तक बात ठीक है। ये बताओ बच्चों, देखो क्वांटम नंबर के बारे में 2 पॉइंट आपको बहुत जबरदस्त बता रहा हूँ बच्चों, वैसे तो आपको बताए होंगे सर ने, लेकिन याद रखना सभी क्वांटम नंबर में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? सभी क्वांटम नंबर में एनएलएमएस में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? सभी क्वांटम नंबर में एन की वैल्यू होती है, ध्यान रखना बच्चों। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाता है कि एल एम एस की वैल्यू एल के बराबर दे रखी है, या ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है, अगर बराबर भी दे रखी है वहीं इस पे क्रॉस मार देना, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? इस स्टेटमेंट को दिमाग में सेट कर लेना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑक्यूपाई मैक्सिमम वैल्यू इन ऑल क्वांटम नंबर्स। सभी क्वांटम नंबर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? एन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होती है। क्लियर है? लिख लो बेटा, स्टामा करके क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन इज ऑक्यूपाई मैक्सिमम वैल्यू, एन इज ऑक्यूपाई, एन इज ऑक्यूपाई मैक्सिमम वैल्यू, एन इज ऑक्यूपाई मैक्सिमम वैल्यू इन ऑल क्वांटम नंबर्स। कामा कर लेना इस पॉइंट को बच्चों, ये एक पॉइंट बच्चे के दिमाग में सेट है तो उसके जो कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वांटम नंबर का कौन सा पेयर पॉसिबल है, कौन सा इम्पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट दिमाग में सेट है तो वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई क्या? यानी ऐसा कोई भी ऑप्शन दे रखा है कि एल एम एस की वैल्यू एन के बराबर भी दे रखी है, बराबर या ज्यादा दे रखी है, देखती क्रॉस मार देना, ये तो रॉन्ग है। सभी मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? एन की ही होगी बच्चों। क्लियर है? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एल की वैल्यू क्या होती है? 0 से n-1 तक होती है, और हमें पता है एन की वैल्यू तो ध्यान है ना। यस और नो? कैसे बेटा? किसी बच्चे को नहीं ध्यान है तो शॉर्ट में लिख लेना, एन क्या होता है? 1 2 3 एंड सोन, इस टाइप से होगा। यस और नो? लेकिन एन कभी 0 होगा क्या? यस और नो? कभी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एल क्या होता है बेटा? 0 1 2 3 ऐसे करते करते क्या होगा? n-1 तक होगा। यस और नो? m क्या होता है बच्चों? m माइनस एल से 0 और माइनस एल 0 से प्लस एल तक वैल्यू होती है। यस और नो? और s की वैल्यू क्या होती? +-1/2 होगी बच्चों। क्लियर है? ये क्वांटम नंबर की वैल्यू के चक्कर में ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, कौन सी वैल्यू किसकी होती है, क्या करना है। समझ में आ गया? शॉर्ट में मैंने लिखाया है। बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान रखना इन चीजों का। सभी की वैल्यू चाहिए, फटाफट लिखो। चलिए बेटा, ठीक है। ये बताओ, इन क्वांटम नंबर में से कौन सी क्वांटम नंबर होती है जो बाकी पे डिपेंड नहीं करती? यस और नो? हाँ, कौन सी डिपेंड नहीं करती? ओनली एस बेटा, ये ध्यान रखना। क्या कहा? यानी एस की वैल्यू, बाकी तो करती है। ध्यान रखना, बच्चा कह रहा है जैसे प्रिंस का आंसर है कि एन और एस, एन करती है बेटा। ये बताओ, अरे एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू 2 आ गई, सपोज करो एल की वैल्यू 2 आ गई, तो ये बताओ एन की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है क्या? इसका मतलब अगर एल की वैल्यू पता है तो एन का आइडिया लगा सकते हैं, एन की पता है तो एल का आइडिया लगा सकते हैं। यस और नो? बात समझ में आई क्या? तो ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ एस डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ ए अदर क्वांटम नंबर्स। यस और नो? क्योंकि एन की वैल्यू का आइडिया उसके अकॉर्डिंग एल की आइडिया लगा सकते हैं, एल की वैल्यू पता है तो एम का आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एस की वैल्यू फ्री होगी, हमेशा +-1/2 होगी बेटा। क्लियर है? लिख लो बेटा, द वैल्यू ऑफ एस, द वैल्यू ऑफ एस, value of s does not depend on, the value of s does not depend on other quantum numbers, other quantum numbers। ठीक है बच्चों, ये बताओ क्वांटम नंबर्स को कैसे गेन किया गया था, कहां से मिली थी ये क्वांटम नंबर को कैसे ऑब्टेन किया था? क्वांटम नंबर को कैसे गेन किया था? आपको याद है तो बच्चों, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, टू सोल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन
टू सोल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। टू सोल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन्ड विच आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। याद आ गया मैंने क्या कहा था? श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करने पर एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स का एक ग्रुप मिलता है जिसको क्वांटम नंबर कहते हैं। क्लियर है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन 100% करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से ओनली एन, एल और एम की वैल्यू को डिफाइन किया गया था, कैलकुलेट किया गया था। एस की वैल्यू तो क्या हुआ था? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से डिफाइन की गई थी बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है? तो मेरा स्टेटमेंट क्या है? क्वांटम नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सेप्ट टू एस। एस इज डिफाइंड बाय पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एस के बारे में पाउली ने बताया था। समझ में आ गया कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं, तो दोनों के लिए एक क्वांटम नंबर फिक्स कर सकते हैं। स्पिन अपोजिट है तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा। क्वांटम नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय Schrodinger equation. Quantum numbers are obtained by Schrodinger equation except to S. Except to S. Except to S. Because S is defined by S is defined by Pauli's exclusion principle. Exclusion principle defined by Pauli's exclusion principle. क्लियर है? चलो एक बात बताओ बच्चों, ये बताओ सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितनी क्वांटम नंबर चाहिए? सेल को रिप्रेजेंट के लिए टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वांटम नंबर 1। सब सेल के लिए द रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर फॉर सब सेल, फॉर ऑर्बिटल 3, फॉर इलेक्ट्रॉन 4। वेरी गुड, बताया हो गया? ठीक है बेटा, ये खास कर ध्यान रखना। क्या नॉर्मली ये कोई तो हर कोई बताता है बच्चों, क्या कि सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी क्वांटम नंबर चाहिए? n चाहिए, सब सेल के लिए l चाहिए और ऑर्बिटल के लिए m चाहिए और स्पिन के लिए s चाहिए। लेकिन ध्यान रखना टोटल वर्ड आ जाए तो ये ध्यान रखना n नो डाउट क्या होगा? सेल के रेस्पेक्ट में बात करें कि सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितनी क्वांटम नंबर चाहिए? 1 चाहिए। 1 कौन सी चाहिए? n वाली चाहिए बेटा। क्लियर है? सब सेल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखो सब सेल के लिए बच्चा क्या करता है? सिर्फ l करता है। l सिर्फ ये बताता है सब सेल है, मतलब कौन से सब सेल की बात कर रहा है, लेकिन वो सब सेल कौन सी सेल के अंदर है उस बात को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा चाहिए? अरे सीधी सी बात है, मैंने बोला है बेटा l की वैल्यू 1 है, बच्चे को पता चल गया l की वैल्यू 1 है, मतलब कौन से सब सेल की बात कर रहे हैं सर? p की बात कर रहे हैं। लेकिन ये p वाला कौन सा है? 2p वाला है, 3p वाला है? इसका आइडिया किससे लगेगा? जब साथ में n का भी पता हो। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? तो सब सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर सब सेल के लिए कितनी? 2 चाहिए। कौन सी? n और l। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें बच्चों, ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या कहा? जैसे मैं बोल दूं m की वैल्यू 0 आ रही है, m की वैल्यू 0 आ रही है, बच्चा ये तो कह देगा सर z वाला ऑर्बिटल की बात कर रहा है। यस और नो? z वाला ऑर्बिटल की बात कर रहा है, लेकिन वो ऑर्बिटल कौन से सब सेल में है इसका आइडिया किससे लगेगा? l की वैल्यू से। और वो सब सेल कौन सी सेल में है उसके लिए कौन सा चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। यस और नो? तो ऑर्बिटल के लिए टोटल कितनी क्वांटम नंबर? 3। कौन सी? n एंड l m। समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितनी क्वांटम नंबर? 4 चाहिए। n l m एंड s। इसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में, कौन से सब सेल में, कौन से ऑर्बिटल में, कैसा उसका स्पिन है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? द रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स, एक शॉर्ट में लिख लो। द रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स, the required total number of quantum numbers to represent
टू रिप्रेजेंट, ठीक है। अब सीक्वेंस लिख लो बेटा, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, ये नंबर होगा और कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया है। चलो बेटा बात समझ में आई क्या? यस और नो, यस और नो। तो बेटा क्वांटम नंबर्स और ये थोड़ा सा दो चार जो पॉइंट्स थे बेटा, क्या एनएलएमएस के बारे में ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। सर ने मैक्सिमम तो आपको बता दिए थे, लेकिन आपने ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम इसके बारे में आगे नहीं बताया, तो शायद ये कुछ चीजें हैं, शायद क्या पता शायद मिस हो गई होगी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया था, अच्छी बात है। नहीं बताया तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें बहुत काम आएगा। क्लियर है? आज सैटरडे है ना, ठीक है। अब आपको एक काम करना है बच्चों, क्या टेस्ट के लिए, जैसे मैंने कहा तो नेक्स्ट संडे को अपना टेस्ट होगा, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब कल आपको क्या करना है बच्चों, कल आपको जैसे मैं एक वीडियो लेक्चर का लिंक सेंड करूंगा, उस वीडियो लेक्चर में जो भी पूरे चैप्टर में जहां आपको डाउट है सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने टारगेट बैच के लिए रिवीजन क्लासेस लगाई थी फटाफट, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन फिर भी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो अपने टारगेट के बच्चे थे लास्ट ईयर के उनकी रिवीजन क्लासेस के लिए मैंने करवाया था, ठीक है। तो अप्रैल में लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन में करवाया था, वो सारे रिकॉर्ड है, उसका लिंक सेंड करूंगा, तो वो आपको जरूर देखना। लेक्चर ओपन करके देख लेना, आइडिया लग जाएगा सर ने इसमें क्या पढ़ाया, कहाँ से स्टार्ट किया है। तो जिसमें आपके जहाँ दिक्कत आए वो लेक्चर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। उसमें एक पूरी लिस्ट सेंड करूंगा, उसमें 10-11 लेक्चर आएंगे, तो जिस लेक्चर में आपको लगे कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में मेरी दिक्कत है वो लेक्चर देख लेना, आपकी चॉइस है। क्वांटम नंबर, सबसेल और रूल्स फॉर फिल द सबसेल वाला, एनर्जी लॉ वाला, ये तो जरूर देख लेना लास्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चे ने क्लास अटेंड कर रखी है वो देख लेना, और रेहान या फिर जैसे लवीस, इन बच्चों ने अटेंड नहीं की, बहुत अच्छी बात बेटा, वेरी गुड। रेहान लवीस जैसे बच्चों ने क्वांटम नंबर वाली सर की क्लास अटेंड नहीं करी थी, वो जरूर देखना, उनको तो देखना ही देखना है। और कल आपको जो क्वेश्चन बैंक बच गया वो सारा कंप्लीट कर लेना है अपनी तरफ से। मंडे को बेटा फटाफट क्वेश्चन बैंक अपन सल्टा देंगे, निपटा देंगे बच्चों, आ गया समझ में। जो आपके डाउट आए बस, जो लाइव हो चाहे सामने बैठे हो, आप बता देना सर ये क्वेश्चन नंबर है। अपनी तरफ से एक क्वेश्चन को 3, 4, 5 बार ट्राई करो, फिर ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर देख के निकल गए मेरा सही है, ये देखो इसमें क्या पूछा था, मैंने ये सोचा था मतलब मेरा सही है, इसमें ये पूछा मैंने ये सोचा था इस वजह से मेरा गलत हो गया। हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करने का बस यही कारण तरीका होता है बच्चों। आपने परमानेंट मेमोरी में सेव करना, तो क्वेश्चन सोल्व करके आंसर देके सीधा आगे मत बढ़ो, तुम्हें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, झूठा सेटिस्फेक्शन मैंने कर लिया, मैंने सीखा क्या है, समझ में आ गया। कोई आंसर आपका सही आ रहा है तो इसे दिमाग में सेट करो, मैंने ऐसा किया इसलिए मेरा सही है, बात समझ में आई क्या। और कोई अगर गलत आ रहा है तो मैंने ऐसा किया इसलिए मेरा गलत है, ये ध्यान रखना। ट्यूसडे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे, रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा, इसके बाद सेकंड चैप्टर, ठीक है। क्योंकि रेडॉक्स में हमें पता है चार्ज के बारे में आइडिया होना जरूरी है, ऑक्सीडेशन नंबर, आगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें ये बहुत काम आएगा बेटा अपना रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन बैंक डिस्कस करके मंडे को अपन रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, कल जैसे लेक्चर देखने हैं जिसमें डाउट्स हो, और क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेना, और कॉपी भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। कॉपी में कोई भी डाउट हो बेच पूछ सकते हो, नो टेंशन। बात समझ में आई क्या, यस और नो। चलो, तो जिस बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया क्वेश्चन बैंक, एक दिन का और उसको टाइम मिला है, वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है बेटा। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।